बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साइंस इन योर हैंड में तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने वाले हैं वो है जी ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम पिछले टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके मुताबिक बात हमने की थी कि द सब्सटेंसेस व्हिच कैन डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयन आर कॉल्ड एसिड्स and the substances which dissociate in aqueous solution to give OH ion are called bases। तो यहाँ पर वो तो था जी आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट कि आर्हीनियस के मुताबिक वो किन चीज़ों को एसिड कहता था और किन चीज़ों को बेसिस कहता था। यहाँ पर हमने बात करनी है जी ब्रोंस्टेड और लोरी जो है, ये दो साइंटिस्ट हैं, ये इन दोनों के मुताबिक एसिड वो किसको कहते थे और बेस किस चीज़ को कहते थे। तो चलो दोस्तों, हम इसी बात पे बहस करते हैं जी। सबसे पहले जी हमारे पास एसिड्स। और एक और ज़बरदस्त सी बात सुने कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1923 के अंदर दिया गया जी। इस कॉन्सेप्ट को 1923 के अंदर पेश किया गया। अब एसिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस। ये कोई ऐसी चीज होती है विच गिव या विच डोनेट H+ आयन प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरी शय को जो है H+ आयन दे देती है, दूसरी शय को H+ आयन के मीन प्रोटॉन दे देती है। ये बात तो इसके बाद जो है हम बेस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बाद में हम जो है इसकी डिटेल को भी समझ जाएंगे और साथ में इसके एग्जांपल के जरिए हम इस बात को क्लैरिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेस इज अ सब्सटेंस। बेस एक इस तरह की चीज होती है which can accept H+ ion from another substance। मतलब बेस एक ऐसी चीज होती है जो किसी दूसरी चीज से जो H+ आयन को वसूल करने की सलाहियत रखती है। ये जी, ये है बेस के बारे में। अब इसकी एग्जांपल को जरा ध्यान से देखें जी। एग्जांपल हमारे पास इसकी है कि जिस टाइम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी इसका नाम है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो उस टाइम हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जी। हमारे पास बन जाता है जी H3O+ और साथ में आ जाता है जी हमारे पास Cl-। तो बात यहाँ पर बड़ी समझने वाली है कि इस HCl ने अपना एक H जो है ये डोनेट कर दिया जी H2O को, और ये हमारे पास जो चीज़ नई बन गई है ये बनेगा जी H3O+ बन गया है। तो हम ये अब कह सकते हैं क्योंकि HCl जो है ये अपना H डोनेट कर रहा है इसको, दैट इज द रीजन कि HCl हमारे पास क्या होगा जी, एक एसिड होगा। HCl विल बी एसिड। और जो वाटर है, क्योंकि ये इसमें से H को वसूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम ये क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, बेस होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार दोबारा से क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें ये बात अब समझ आ जाए। तो हमने पढ़ा था कि एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड कोई ऐसी शय होती है विच डोनेट, जो दे देती है H+ आयन प्रोटॉन तो अदर सब्सटेंस किसी दूसरी शय को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक एसिड है क्योंकि ये अपना H किसी दूसरी शय में मतलब वाटर को दे रही है। इसी तरीके से बेस इज अ सब्सटेंस। बेस एक ऐसी शय होती है विच कैन एक्सेप्ट, जो वसूल कर सकती है, कबूल कर सकती है H+ आयन प्रोटॉन को फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, दूसरी चीज से। जब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि वाटर हमारे पास है, ये वाटर एक बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक प्रोटॉन HCl से वसूल कर रहा है जी। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है जी H2O, ये रिएक्ट कर रहा है जी NH3 अमोनिया के साथ। जिस वक्त इसका रिएक्शन होता है तो हमारे पास बन जाती है जी NH4+ और साथ में बन जाता है जी OH
माइनस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है, अमोनियम माइन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है। ये है जी हमारे पास अमोनिया। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास जो है ये एसिड का काम कर रही है और कौन सी चीज जो है हमारे पास यहाँ पर बेस का काम कर रही है। इस बात पे हम बहस करते हैं। तो देखिए जी, ये यहाँ पर है हमारे पास NH3, यहाँ पे मौजूद है जी NH4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक H गेन किया हुआ है। तो इसको H कौन दे रहा है जी? वाटर। अब वाटर ने इसको क्योंकि H दिया है, तो H डोनेट करने वाली जो चीज होती है वो हमारे मुताबिक डोनेट करने वाली चीज को हम एसिड का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में वाटर जो है ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ये जो अमोनिया है NH3 है ये जी बेस के तौर पर एक्ट कर रही है। और ये अमोनिया फिर कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये हमारे पास जी रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी नोटेबल है कि एक रिएक्शन के अंदर जो वाटर है वो बेस का काम कर रहा है और दूसरे रिएक्शन के अंदर एसिड का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है वाटर हो सकता है कि एसिड भी हो बेस भी हो। इस बात को हम डिस्कस बाद में करेंगे। उससे पहले एक और बात हम पढ़ लेते हैं ताकि हम बाद में जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पर अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जरा गौर करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये देखें जी, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों जा रहा है, तो दोनों साइडों पे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रिवर्स के अंदर इसको जरा गौर करें। यहाँ पर है H3O+, मतलब इसके पास हाइड्रोजन जो है वाफिर मिकदार में है, ज्यादा मिकदार में, एक्स्ट्रा मिकदार में। तो हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर 3 है, होने 2 चाहिए थे, इसका मतलब है इसके पास हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा है। अब ये अपने हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता है, ये हाइड्रोजन दे सकता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। तो इसलिए हम जब ये H+ आयन दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसलिए हम जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो H3O+ मौजूद है, तो इसके पास क्योंकि H+ आयन देने की सलाहियत है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली अगर ये H+ आयन डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो दैट कैन बी एसिड। तो ये एक एसिड कंसीडर किया जाएगा। अब ये क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव। अब क्योंकि इसके पास H नहीं है तो ये H लेने की ताकत रखता है, H को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है। दैट इज द रीजन कि इट कैन एक्ट एज अ बेस। अब एक ही रिएक्शन के अंदर दो एसिड हैं, एक ये एसिड है और एक ये एसिड है, और एक ही रिएक्शन में दो बेसेस हैं, एक ये बेस है और एक बेस है। तो ये होना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक दूसरा एसिड मौजूद है प्रोडक्ट के अंदर, इसका नाम रख देते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड जी, और दूसरे हिस्से का नाम रख देते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मौजूद है। अब इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं ताकि हमें ये बात मजीद क्लियर हो जी। कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड, यहां से यहां डेफिनेशन बनाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो बेस के H+ आयन कबूल करने के बाद बनी है। मतलब बेस ने एक H ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो चीज बन गई है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। तो यहां से हम एक बात कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास एसिड है इससे कॉन्जुगेट बेस बनता है, और जो बेस होती है इसमें से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ये बात बड़ी बड़ी नोटेबल है। तो यहाँ पर मतलब ये देखें, ये बेस है, इस बेस ने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, और ये एसिड है, इसने फिर कॉन्जुगेट बेस बना दिया। अब इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी, ये कोई ऐसी चीज है दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो उससे कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है जी। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। हम कह सकते हैं कि अ स्पीशी या सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड by accepting प्रोटॉन बाय अ बेस, कि एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने की वजह से हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है जी। तो यहां पर एक दूसरी डेफिनेशन आप कॉन्जुगेट बेस की पढ़ते हैं जी। ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एक एसिड H+ आयन रिलीज कर देता है, डोनेट कर देता है, तो बाकी जो चीज बन जाती है, बाकी जो चीज बच जाती है, वो हमारे पास क्या होगी जी? कॉन्जुगेट बेस होगी। तो हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एक एसिड
दोबारा से सुने, कंजुगेट बेस इज अ स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एक एसिड H+ आयन डोनेट कर देता है तो कंजुगेट बेस बना देता है जी। बिल्कुल सेम इस तरीके से हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि ये डोनेटिंग अ प्रोटॉन, पूरी डेफिनेशन में नहीं लिख रहा ताकि थोड़ा सा वक्त बचाया जाए। डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एन एसिड, तो एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से जो चीज़ बनती है वो हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाते हैं जी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि ये हमारा क्वेश्चन एक पेंडिंग में था कि जो हमारे पास H2O इधर बेस है और H2O इधर एसिड है, तो इसी बात को हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम एम्फोटेरिक का नाम देते हैं जी, एम्फोटेरिक का नाम देते हैं जी। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करें और बेस के तौर पर भी बिहेव करें, ऐसी सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, यानी कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करें और बेस के तौर पर भी एक्ट करें, एज एन एसिड एंड एज अ बेस, एज वेल एज अ बेस। मतलब जो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर रही हूँ, बेस के तौर पर भी एक्ट कर रही हूँ, ऐसी चीज़ों को हम क्या नाम देते थे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का उर्दू में मतलब होता है दोगले जी। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा जी, दोगले मतलब जो एसिड भी हों और बेस भी हों, जो दोनों तरफ से हों, मतलब एसिड वाली साइड से भी हों, बेस वाली साइड से भी हों, उनको हम एम्फोटेरिक का नाम देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ी कमाल की बात सुने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अंदर हमें वाज़े तौर पर कोई जो है लिमिटेशन दिखाई नहीं दे रही, कोई ड्रॉबैक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हालांकि हम ये कंसिडर कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि ऐसी स्पीशी भी तो वो मौजूद हैं जो ना तो H लेती हैं और ना ही H देती हैं। मिसाल के तौर पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ना तो ये H ले रही है और ना दे रही है, तो डेफिनेटली ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यही इसकी लिमिटेशन है और यही इसके अंदर ड्रॉबैक मौजूद है जी। तो जी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जी, हमारे पास है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस के मुताबिक, अब ब्रोंस्टेड-लोरी हमने पढ़ लिया जी, आर्हेनियस भी पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है जी लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है जी G.N. लेविस। इसकी फुल फॉर्म है ग्रिग्नार्ड न्यूटन लेविस। ग्रिग्नार्ड न्यूटन लेविस। इस बंदे ने 1923 के अंदर भी, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर 1923 है, 1923 में ही ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। अब देखते हैं जी इसके मुताबिक ये एसिड्स किन चीज़ों को कहता था और बेस किन चीज़ों को कहता था जी। एसिड अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंसेस, या हम कह सकते हैं सिंपल के अंदर द सब्सटेंस, कि ऐसी कोई चीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसी चीज का हम नाम रखते हैं जी क्या? एसिड। यानी ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती हो, हम उसको, या जो लेविस है वो उसको एसिड का नाम देता था। इसी तरीके से हम बेस की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें बाद में एग्जांपल से ये बातें समझ आ सकें जी। तो बेस, अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज, द सब्सटेंस which can donate इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट कर सकती है, ऐसी चीज का नाम उसने क्या रखा जी? बेस नाम रखा। अब यहां पर उसकी एक एग्जांपल को डिकोड करते हैं जी। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपके पास ये जी, हमारे पास नाइट्रोजन, साथ में उसके हाइड्रोजन अटैच हैं जी अमोनिया की शक्ल के अंदर। ये है जी NH3, 3 H मौजूद हैं, इसलिए हम इसको NH3 भी कहते हैं। और ये NH3 जो है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन जो मौजूद है सेंट्रल एटम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो एक लोन पेयर है वो फ्री मौजूद होता है। इसी तरीके से इसका रिएक्शन हम करवाते हैं जी बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, BF3 के साथ। ये है जी बोरोन, B फॉर बोरोन,
और ट्राईफ्लोराइड 3 फ्लोरीन है, इसलिए हम इसको ट्राईफ्लोराइड का भी नाम देते हैं। इसके बाद जी इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है जी ये अमोनिया NH3, ये जी NH3, साथ में हमारे पास ये है बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये 3 फ्लोरीन आ गए हमारे पास ट्राईफ्लोराइड, और इसके पास मौजूद हैं जी नाइट्रोजन के पास वही 2 लॉन पेयर मौजूद हैं। अब ये दोनों लॉन पेयर जो हैं, ये दोनों लॉन पेयर ये इसको डोनेट कर देगा। अब हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो डेफिनेटली यहां पर जो है बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है जी। तो यहाँ पर एक पूरे का पूरा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिए, तो ये एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम इस डेफिनेशन से देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग गौर कर सकते हैं कि अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, तो आप जरा गौर करें कि एक्सेप्ट कौन कर रहा है। ये जो बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज द रीजन कि इट इज अ बेस, सॉरी ये एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज अ एसिड, इट इज एन एसिड, ये एक एसिड है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास अमोनिया मौजूद है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, एक्सेप्ट करने वाली जो चीज होती है वो होती है जी एसिड, और जो डोनेट करने वाली चीज होती है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने वाली चीज है, वो है हमारे पास जी एक बेस के तौर पर एक्ट कर रही है ये जी। और अब हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं दोबारा से एक दफा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, तो नाइट्रोजन क्या हो गया जी बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, और बोरोन ट्राईफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये एक एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है जी। तो इसके बाद हम एक और बात भी पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद जो चीज हमारे पास बन जाती है, a substance या a compound, a molecule which is formed by the reaction between acid and a base is called an adduct। इसको अडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अडक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि a molecule which is formed by the reaction between an acid and a base is called an adduct। ऐसी कोई चीज जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनती है हम उसको अडक्ट का नाम देते हैं जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई, हमें बातें समझ आ गई हैं, लेकिन बात यह है कि हम किन चीज़ों को एसिड कहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है, या इस तरह की कोई बातें। चलें तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि विच स्पीशीज एक्ट एज लेविस एसिड, यानी कि लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करने वाली कौन कौन सी स्पीशीज हैं लेविस एसिड्स के तौर पर। इसका क्वेश्चन भी बाज़ का पेपर के अंदर रिपीटेड है जी, विच स्पीशीज एक्ट एज लेविस एसिड्स, कौन सी चीजें लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करती हैं। तो दोस्तों एक जबरदस्त सी बात तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जी कि ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगी। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करती है, एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कोई चीज तब करेगी ना जब उसके पास कोई कमी होगी, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स की जिनके पास कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर जो है वो एबिलिटी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन जी डेफिशिएंट है ये चीज, तो ये हमें पता चलता है जी पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज होता है जी कैटाइंस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है उसको हम कैटाइंस का नाम देते हैं। तो कैटाइंस जितने भी होते हैं वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मिसाल के तौर पर Ca2+ है, Mg2+ है, इसी तरीके से हमारे पास H+ है, ये हाइड्रोजन आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, इसको कैल्शियम आयन कहते हैं, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोजन, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। दूसरी बात, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट सेंट्रल ऑक्टेट, इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम ऑक्टेट, यानी जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी हमारे पास लेविस एसिड होता है। इसकी बात को बड़े ध्यान से समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये है जी हमारे पास B, F और F, ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ बोरोन के जो मौजूद हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं,
बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन जस्ट बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ फ्लोरीन के भी तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का आएगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आया, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आया। तो इन तीनों ने मिलकर फ्लोरीन के ये दो यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक ये और एक ये, जो रेड और ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे यहाँ पर बात हुई 2 इलेक्ट्रॉन मिले और एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर बन गया। अब हम जरा गौर करें तो इसके वैलेंस शेल में जो आखिरी शेल है, यानी कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली ये इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है। ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ऑक्टेट कंप्लीट होता, अब है तो 6। जब 6 हैं तो दैट इज द रीजन कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट इज द रीजन कि इट विल एक्ट एज एन एसिड, ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कि विच स्पीशीज एक्ट एज लेविस बेसिस, किन स्पीशीज को हम लेविस बेस के तौर पर मानते हैं, या कौन सी स्पीशीज लेविस बेस के तौर पर एक्ट करती हैं जी। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते होंगे, वो वाली चीजें बेसिस होंगी। जैसे यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं हम लोग, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन तो डोनेट तब करेंगे ना जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी। तो डेफिनेटली तो हमें कैसे पता चलेगा उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? वो ऐसे होता है कि जो एनाइंस होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो डेफिनेटली उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर Cl नेगेटिव हो गया जी हमारे पास, CO3 2 नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को टेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी उनके अंदर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ऐसी चीजें जिनके पास लोन पेयर मौजूद होता है, ऐसी स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, वो भी लेविस बेस के तौर पर एक्ट करती हैं। एग्जांपल के तौर पर ये देखें जी, हमारे पास जैसे NH3 है जी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करती है ये नाइट्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होते हैं जिनको लोन पेयर कहते हैं। तो ये भी किसके तौर पर? लेविस बेस के तौर पर एक्ट करती है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, रिलीज करके। इसी तरीके से हमारे पास वाटर है, ये जो वाटर है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद होते हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर इसके पास मौजूद होते हैं। दैट इज जिनके वाटर विल एक्ट एज एन लेविस बेस के तौर पर एक्ट करता है। तो ये जो था जी हमारे पास लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और इससे हमें डिटेल भी समझ आ गई कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह उल अजीज़ कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए दिन के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। ओके जी दोस्तों।